बच्चों, आज मैं राजनीति विज्ञान कक्षा 10 पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 2 है संघवाद। संघवाद हम कहते हैं, पहले स्टार्टिंग करिए कि किसी अवधारणा को समझने के लिए पहला प्रश्न करना है कि क्या है, यानी संघवाद क्या है। तो संघवाद में जो संघ शब्द है, उदाहरण के तौर पर जैसे आप लोग इतने छात्र बैठे हुए हैं, इसको एक छात्र संघ कह सकते हैं। जैसे व्यापारियों का एक संघ होता है तो व्यापार संघ, व्यापारी संघ कहते हैं। मजदूर संघ होता है। इसी तरह से तमाम संघ जो होते हैं, तो संघ का मतलब ये हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे संघ कहते हैं। जब इसको शासन प्रणाली के रूप में अध्ययन करते हैं तो संघीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें 2 सरकारें होती हैं जिनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। इसको फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जब संघवाद का अध्ययन शासन प्रणाली के रूप में करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि संघीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें 2 सरकारें होती हैं और दोनों में ही शक्तियों का विभाजन होता है। और ये 2 सरकारें केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपने पाठ 1 में देखा था कि शासन के जो विभिन्न स्तरों का विभाजन था, शासन के विभिन्न स्तर, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये हमने आपको बताया था कि शासन के जो विभिन्न स्तर हैं उनका बंटवारा जो था वो ऊर्ध्वाधर था। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रमशः। अगर नीचे से चलेंगे तो स्थानीय स्वशासन, फिर उसके ऊपर राज्य सरकार, फिर उसके ऊपर केंद्र सरकार। अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो सबसे ऊपर केंद्र सरकार जो पूरे भारत में शासन करता है, या किसी भी देश में पूरे देश के लिए शासन होता है। उसके नीचे राज्य सरकार अर्थात प्रांतों में जो सरकारें होती हैं, और स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं इत्यादि। इसका मतलब ये हुआ कि संघवाद शासन प्रणाली के रूप में आप देखेंगे तो संघीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें 2 सरकारें होती हैं और इनमें शक्तियों का विभाजन होता है। आपने ये भी देखा था कि श्रीलंका और बेल्जियम का जो उदाहरण लिया था उसमें आपने, तो बेल्जियम ने क्या किया था, 1993 संविधान में संशोधन करके राज्य सरकारों को और स्वायत्तता प्रदान की थी, जबकि श्रीलंका एकात्मक शासन प्रणाली पर ही चल रहा था। तो अब 2 चीज आ गया कि एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक एकात्मक शासन प्रणाली। अब संघात्मक आपने देख लिया, एकात्मक, संघात्मक का ठीक उल्टा, ठीक बिलो एकात्मक शासन प्रणाली है। अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में क्या आपने देखा, संघात्मक शासन प्रणाली में 2 सरकारें होती हैं और एकात्मक शासन प्रणाली में एक सरकार, केवल केंद्र सरकार होती है। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका की है, स्विट्जरलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, भारत की है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण आप ब्रिटेन का ले सकते हैं, श्रीलंका का ले सकते हैं, जिसमें एक ही केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है। संघात्मक शासन प्रणाली शासन की सहभागिता के लिए अच्छी होती है, राष्ट्र की एकता के लिए अच्छी होती है, और जो भाषाई या सांस्कृतिक विविधता होती है उसके सम्मान के लिए भी संघात्मक शासन प्रणाली अच्छी होती है। अब हम आपको बताएंगे इस संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है, मेन विशेषताएं क्या हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, इसमें ऐसे क्या क्या विशेष गुण हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो पहला है, जैसा कि आप परिभाषा से ही इसको ले सकते हैं, पहला है इसमें 2 सरकारें होती हैं।
दो सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें। दूसरा है कि इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, या शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। यानी जो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है वो एक ही सरकार में नहीं होती है, वो केंद्र सरकार में भी होती है और राज्य सरकारों में उसका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तीसरा, शक्तियों के विभाजन के लिए एक लिखित संविधान होता है। संघीय शासन प्रणाली के लिए एक लिखित संविधान का होना जरूरी होता है, क्योंकि इसी संविधान के माध्यम से इनके बीच में विभाजन होता है। और चौथा है, जब इन सरकारों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको हल करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, या इसको कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय शासन प्रणाली के मुख्य विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें दो सरकारें होती हैं, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, इसके में लिखित संविधान होता है, और विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, अगला पॉइंट, कि संघीय शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। मुख्यतः इसके जो उद्देश्य हैं उसमें पहला है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य की एकता के लिए यह जरूरी होता है, राष्ट्र की एकता के लिए। पहला पॉइंट है राष्ट्र की एकता के लिए, ये उद्देश्य हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्र की एकता के लिए। दूसरा, आप देखते हैं जैसे बेल्जियम का उदाहरण लेंगे तो उसमें क्या चीज आया था कि जो आंतरिक विविधता है देश की उसका सम्मान करने की, उसका सम्मान, सबका सम्मान, यानी दूसरा पॉइंट है जो आंतरिक विविधता है, विविधता है उसके सम्मान के लिए, क्या है, उसके सम्मान के लिए। यानी संघीय शासन प्रणाली का जो उद्देश्य है राष्ट्र की एकता के लिए तथा जो आंतरिक विविधता है उसके सम्मान के लिए। और एक पॉइंट और बता देता हूं आज मैं आपको, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली के शासन प्रणाली का तरीका क्या है, मतलब संघीय शासन प्रणाली का गठन कैसे होता है, संघीय शासन प्रणाली का गठन कैसे होता है, उसका तरीका क्या क्या है। तो पहला है कि जब स्वतंत्र राज्य मिलकर, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाते हुए किसी संघ का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका का आप ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड का ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि जब कोई संघ सरकार या केंद्र सरकार अपने विविधता, जो आंतरिक उसकी विविधता है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जातीयता के आधार पर, उसके आधार पर जब कोई केंद्र सरकार राज्यों का गठन करती है, जैसे भारत का आप ले सकते हैं कि जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बना तो इसने जो है कई राज्य भी भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर बनाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय शासन प्रणाली के गठन करने के दो तरीके हैं, स्वतंत्र राज्य मिलकर अपनी पहचान बनाते हुए जब किसी संघ सरकार का गठन करते हैं, और दूसरा है कि जब कोई संघ सरकार या केंद्र सरकार अपने आंतरिक विविधता को देखते हुए संघ का गठन करती है। इसके लिए संघ शब्द के लिए इसमें फेडरेशन का प्रयोग करते हैं और इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। आज मैं इतना ही बताता हूँ, अगले वीडियो में
हम देखेंगे कि भारत में संघीय शासन प्रणाली कैसे स्थापित की गई है। धन्यवाद।